Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This class 10th Political Science, chapter number 2, Federalism. This is the lecture number first of this chapter. Let us start today's first topic. जैसे कि मैंने पहले अनाउंस किया कि इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, तो हम स्टोरी में वापस जाते हैं। जब हमने आपको बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी सुनाई थी, तो हमने देखा था कि बेल्जियम में अगर हम बात करें, वहाँ पे फेडरलिज्म था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे पावर्स वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए। तो वहाँ पहले से भी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर्स थे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट थी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स कम कर सकती थी। लेकिन 1993 में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, तो उन्होंने इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स दिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी वो पावर्स कम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो तामिल्स थे उनकी डिमांड यही थी कि वहाँ पे फेडरलिज्म आए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, या फिर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स देते भी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, लेकिन फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पावर्स मतलब एक हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को जो दिए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट फिर सबऑर्डिनेट नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो फेडरलिज्म वो गवर्नमेंट होती है इन विच द पावर्स फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी आर टेकन एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस तरह की मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस तरह की फेडरलिज्म हमें अक्सर आजकल की कंट्रीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे पढ़ने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो अक्सर यहाँ पे हम ये जो 6 या 7 फीचर्स पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। फेडरलिज्म में सबसे पहले 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। 2 और मोर मतलब अगर हम बात करें, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री पे रूल करती है, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स पे रूल करती है। अब इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो इन्होंने एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाई है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो रूरल एरियाज के लिए पंचायती राज और अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज। अब ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स पे रूल करती है, लेकिन इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक मैटर्स में लेजिस्लेशन, टैक्सेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर इलाके पे चलाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो वो एक कंट्री के पूरे जहाँ पे उनके बॉर्डर्स है वहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉर्डर्स अलग होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास जो पावर्स है, इनके पास जो अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा तौर पे लिखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स है। उसके बाद ये जो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करनी हो, तरमीम करनी हो, तो उसमें बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं का कंसेंट चाहिए, रजामंदी चाहिए। इसके अलावा अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में, तो उसमें कोर्ट्स इंटरवीन करती है। तो कोर्ट्स एक्ट एज एन एम्पायर, तो यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट होंगे वो कोर्ट्स हल करते हैं। जैसे कि इंडिया में हाई कोर्ट सबसे जो टॉप मोस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा सोर्स ऑफ रेवेन्यू दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग, स्टेट गवर्नमेंट की अलग, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास रहे, अपने खर्चे वगैरह ये चला सके। फाइनली फेडरलिज्म में 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले अपनी टेरिटरी को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, और दूसरा यूनिटी को बढ़ावा देना। इसके अलावा टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी,
जिस तरह से हम देख रहे हैं दुनिया की वो जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अलग अलग किस्म के लोग, अलग रिलीजन्स के लोग, अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो सभी लोगों को इक्वल राइट्स या पावर शेयर करने ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी सोसाइटी होती है ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, या हमारी कंट्री वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है। तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। इसके बाद यूनियन टेरिटरी, ये और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज में इस तरह की गवर्नमेंट भी बनाई जाती है। अब जिन टेरिटरीज का, जिन इलाकों की बाउंड्री या हम कह सकते हैं एरिया उतना बड़ा नहीं है कि हम उनको स्टेट का दर्जा दें, तो इंडिया में उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। तो अगर हम बात करें, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इस वक्त इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर है, यूटी ऑफ लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली जिसको मर्ज किया गया है वो अब एक ही है। इसके अलावा पुडुचेरी है, लक्षद्वीप, और उसके बाद फाइनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, अगर हम बात करें, फेडरेशंस डिपेंड करती है कि ये किस पर्सपेक्टिव या किस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से फेडरेशंस बनी है। तो यहाँ पे दो किस्म की फेडरेशंस होती है दुनिया में। एक को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाती है, ताकि उनकी सॉवरेंटी, उनकी हम कह सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसमें अगर हम बात करें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इन कंट्रीज में हम कह सकते हैं कि जो स्टेट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर उनके पावर्स भी बराबर होते हैं। तो इसमें स्टेट्स खुद ब खुद आती है और एक बड़ा यूनिट बनाती है। तो स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया इसकी एग्जांपल्स है। दूसरी होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरह की फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री क्या करती है, वो अपनी पावर शेयर करती है, अपने आप को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करती है। तो इस तरह की फेडरेशंस में स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा ताकतवर नहीं होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो इसमें पावर सेम ही रहते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास। या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी मजबूत होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, वो उतनी ही पावरफुल होती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें इंडिया किस तरह से एक फेडरल कंट्री है, इंडिया किसी भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो वहां पे अक्सर लिखा गया है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस वक्त इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि द थर्ड टायर ऑफ फेडरेशन इंडिया में ऐड की गई है, जैसे कि पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो पहले मैंने कहा पंचायती राज जो होता है वो रूरल एरियाज के लिए होता है, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के पास जो पावर्स है, जिस पर वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, जिस पे वो लॉ बना सकते हैं, इनको 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा तौर पे लिखे गए हैं। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पावर्स है, इन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। जैसे कि रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी वगैरह। तो इसका मतलब इन चीज़ों पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ मेकिंग बॉडी होती है पार्लियामेंट। उसके बाद स्टेट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इन सब्जेक्ट्स में से आता है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड, पुलिस एटसेट्रा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है, जैसे कि पंजाब पुलिस, हरियाणा में होगी हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र में होगी महाराष्ट्र पुलिस।
इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब कंकरेंट लिस्ट में जिन चीज़ों पे लॉ बनाया जाता है, इसमें यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉमन हो, दोनों के लिए मतलब हम कह सकते हैं इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हो, जैसे कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, सक्सेशन, एडॉप्शन, ट्रेड यूनियन और इसके अलावा मैरिज एटसेट्रा। तो इन करंट सब्जेक्ट्स में मैंने पहले ही कहा सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब यहाँ पे मसला है कि अगर किसी लॉ के ऊपर कंकरेंट लिस्ट में कोई मसला खड़ा हुआ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ, तो उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होगा वही वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से हुई है, लेकिन वहाँ पे बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद अगर कोई नई चीजें यहाँ पे वजूद में आई तो उनको किस लिस्ट में डाला जाएगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि मोबाइल, कंप्यूटर, ये जो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह ये चीजें आ गई, ये नई चीजें हैं। इनको एक नई लिस्ट में इंक्लूड किया गया है जिसको रेसिडरी पावर्स कहा जाता है। तो रेसिडरी पावर्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फिक्स नहीं किए गए हैं। अब रेसिडरी पावर्स में जो नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। तो स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो के साथ हम फिर से आएंगे। थैंक्स।